जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के एक बेहतरीन सेशन के साथ आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और उसमें हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वो है शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन में हमने दो सेशन के लगभग ख़त्म कर दिया है। आज तीसरा सेशन है इसका। लगभग ये 4-5 सेशन चलेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें समझाना भी ज़्यादा है, बताना भी ज़्यादा है। तो आइए उसी क्रम में आज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो टॉपिक है क्या? शैक्षिक मूल्यांकन। वही टॉपिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। टॉपिक वही है, शैक्षिक मूल्यांकन। क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन। क्या कहते हैं इसको? एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है साथी, आज जो हमको पढ़ना है इसमें क्या करना है, मैंने जैसे कि कल बता दिया था मूल्यांकन के प्रकार में परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन दोनों बता दिया था। जब जैसे कि एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, मिचेल स्क्रीवेन। क्या नाम है इनका? मिचेल स्क्रीवेन। इनका नाम है मिचेल स्क्रीवेन। ठीक, इनके अनुसार इन्होंने भी मूल्यांकन का क्या किया, दो भागों में इन्होंने भी बताया। तो इसमें इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन की चर्चा की थी, जो कि इन्होंने 1967 ईस्वी में मूल्यांकन के दो प्रकार बताए। किसके? मूल्यांकन के दो प्रकार बताए थे। यह मूल्यांकन के दो प्रकार बताए थे कि किस तरह से मूल्यांकन हो सकता है। उसमें पहला क्या था? तो पहला था इनके रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा था आकलित मूल्यांकन। ठीक, ये दो मूल्यांकन इनके अनुसार थे। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, यह क्या करता है? यह जो होता है वह शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, योजना। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक कार्यक्रम, योजना प्रक्रिया तथा सामग्री इत्यादि का मूल्यांकन करके सुधार करना। और दूसरी बात, इसको एक और नाम से जाना जाता है, संरचनात्मक भी जाना जाता है। क्या? संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। संरचनात्मक भी कहा जाता है। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात, आकलित मूल्यांकन क्या है? कि यह किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री या समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। आकलित मूल्यांकन दीर्घकालिक निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहता है? कि यह दीर्घकालिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात वही है कि इसमें भी शैक्षिक कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, योजना एवं सामग्रियों को देखकर क्या करने में, सुधार करने में, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन करवाने की प्रक्रिया में किया जाता है। क्या? क्रियान्वयन करवाने की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो यह इसके अनुसार है। किसके अनुसार? मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार यह मूल्यांकन के
प्रक्रिया है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे देखते हैं, अब सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर चलेंगे, जिसको क्या कहते हैं, CCE कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, इसको भी पढ़ना है। अभी तो मूल्यांकन हमने जाना, अब सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैंने अभी क्या कहा आपको, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CCE कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात, रुक जाइए साथी, थोड़ा सा कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं तो आपको भी समझने में सुगमता होती होगी ना, थोड़ा सा समझने में इंटरेस्टिंग हो जाती होगी टॉपिक। तो क्या होता है इसमें, पहला देखते हैं पॉइंट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ऑटोमाइजेशन पर बल देने वाली प्रक्रिया है। किस पे, ऑटोमाइजेशन पर बल देने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात यह हो जाती है, ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई, क्या इसमें क्या हो जाता है, जैसे ज्ञान की इकाई, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की इकाई क्रिया एवं विचार के मार्ग से होते हुए, ठीक है, क्रिया एवं विचार के मार्ग से होते हुए बच्चे के सहज जीवनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑटोमाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड देख लें, क्लियर दिख रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, सतत मूल्यांकन द्वारा बच्चों की समस्याओं का निवारण होने से उनमें आत्मविश्वास आता है। क्या होता है, आत्मविश्वास आता है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर ठीक है, समय समय पर क्या किया जाता है, कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कई पहलुओं पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, दूसरी बात है कि यह प्रक्रिया इतनी व्यापक होती है कि इसमें कुछ भी बच्चे का छूटता नहीं है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, कुछ भी बच्चे का छूटता नहीं है, अर्थात सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाती हैं, कवर कर ली जाती हैं। क्लियर है। अब व्यापक है, जाहिर सी बात है कि व्यापक मूल्यांकन है तो सभी चीज़ें कवर होंगी, इसमें कुछ छूटने वाली प्रक्रिया है ही नहीं। ठीक है, और इसमें कई, जैसे कि जो शिक्षक प्रणाली ग्रेड वाला सिस्टम आता है, ग्रेड मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ये तमाम तरह के जो भी मूल्यांकन के प्रकार हैं ये सारे इसमें क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अब सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन के क्या करते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, हेडिंग क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यह क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना क्या है, पहला है बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना। ठीक है, अर्थात उनकी चिंतन शक्ति को किस प्रकार से विकसित किया जाए। ठीक है, दूसरा अध्ययन सामग्री एवं अध्ययन प्रक्रिया पर बल देना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके उद्देश्य में देखिए, अध्ययन सामग्री एवं अध्ययन प्रक्रिया पर बल देना या उसकी जांच करना या मूल्यांकन करना। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे के सतत मानसिक सामाजिक, अगला देखिए, अगला है बच्चे के सतत, ठीक है, सामाजिक मानसिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक मानसिक विकास के लिए क्या करना, प्रभावी कौशल अर्जित करने में, प्रभावी कौशल अर्जित करने में, ठीक है, प्रभावी कौशल अर्जित करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यह कौन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और पेडागॉजी जो होती है सीटेट की, यही सबसे क्वेश्चन क्या करती है, पुटअप करती है। ध्यान से लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, मूल्यांकन का प्रयोग जो होता है, निदान परीक्षण के मूल्यांकन का प्रयोग
निदान परीक्षण, ठीक है, मूल्यांकन का प्रयोग निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में, निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में क्या करना, कई कमियों को सुधार लाने में, कई कमियों का सुधार करने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक, अगला है, अगला क्या है, जैसे सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप, सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप, ठीक है, सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप क्या करता है, सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप वांछनीय एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए, अनुरूप वांछनीय एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए, ठीक है, प्रभावी कार्यवाही के लिए बच्चे की दृष्टि से प्रयास कराना, बच्चे की दृष्टि से प्रयास कराना, अर्थात उन कार्यवाहियों में क्या करना, भाग लिवाना, कि जिससे क्या करे, बच्चों के लिए उपयोगी हो और सीखने में क्या हो, आराम से उनको क्या बोलते हैं, सीखने में आसानी हो, जो उनके अनुरूप समझ सकें। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है, यथासंभव व्यक्तिनिष्ठता को, यथासंभव व्यक्तिनिष्ठता को, व्यक्तिनिष्ठता को क्या करना, वस्तुनिष्ठता में बदलना, वस्तुनिष्ठ में बदलना, मतलब इसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को संपूर्ण, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को संपूर्ण, ठीक है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को संपूर्ण वर्ष भर में, संपूर्ण वर्ष चलाते रहना या उसका कंटिन्यूअस रखना, ठीक है, निरंतरता उसमें रहे। ठीक है, दूसरी बात एक है कि परिणामों की घोषणा क्रियाशील एवं, जो परिणाम हो, जो बालक परिणाम पा रहा है, परिणामों को परिणामों की घोषणा, ठीक है, जो उसके परिणाम जारी किया जाते हैं वो क्रियाशील एवं मायने रखते हों, मतलब ऐसा लचीला परिणाम होना चाहिए जिससे क्या हो कि बच्चे कुछ सीखने के लिए, अगर रिजल्ट थोड़ा सा स्लो है तो उसको सीखने के लिए भी थोड़ा सा तत्परता दिखाएं, और ऐसा रिजल्ट हो कि ज़्यादा वो डिफ्रस्ट्रेट ना हो या फ्रस्ट्रेट ना हो या उनको कुंठित ना हो कि नहीं, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, इतना पढ़े, इतना ही आया तो हमारे बस का नहीं, इतना नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी भावनाएं बच्चों में ज़्यादातर आती रहती है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे है परिरक्षणों के परिणामों के सुधार के लिए, क्या, परिरक्षणों के परिणामों में सुधार के लिए, ठीक है, सुधार के लिए मार्गदर्शन करना, सुधार के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, अगला है, अगला साथी, परीक्षण संचालन में सुधार करना। क्या करना, परीक्षण
परीक्षण संचालन में सुधार करना। ठीक है, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। और अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना आगे है। ध्यान, ये सब नोट करिएगा। अंकों के स्थान पर, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। क्यों? क्योंकि ग्रेड क्या करते हैं बच्चों, और ग्रेड क्या करते हैं, बच्चों को उतना कॉन्सेप्ट विकसित नहीं होता है, ठीक है ना, जिससे बच्चे की परिलब्धियां प्रदर्शित हों, प्रदान करना, जिससे बच्चे की परिलब्धियां प्रदर्शित हों। परिलब्धियां प्रदर्शित हों, ठीक है। अर्थात वो, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को आप 10 नंबर दे रहे हैं, किसी को 2 नंबर दे रहे हैं, तो इसमें कितना अंतर दिखेगा। अगर यही किसी बच्चे को ए दे रहे हैं, किसी को सी दे रहे हैं, तो इन दोनों में कितना अंतर देखेगा। तो इससे बच्चे क्या होंगे, कम फ्रस्ट्रेट होंगे, या कम कुंठित होंगे, या सीखने में क्या होंगे और प्रोत्साहित होंगे। लेकिन इससे बच्चे क्या होंगे, इतना कुंठित हो जाएंगे कि अरे इतना कम नंबर आया, तो इतना, तो इसका मतलब कि अभी 10 तक पहुंचना है। यहाँ है ABC, अरे बस 2 ही तो ग्रेड कम है, मेहनत करेंगे और अगले ग्रेड में क्या करेंगे, हम बेहतर कर लेंगे। तो ऐसा बच्चों के अंदर मानसिकता को, ऐसी मानसिकता को डेवलप किया जाता है ग्रेड अंक प्रणाली के द्वारा। इसीलिए ग्रेड अंक प्रणाली को क्या किया गया, मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो वो ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से चले। ठीक है, दो बच्चों में तुलना करना तथा प्रोत्साहित करना। ये नहीं कि तुलना करके छोड़ दे, प्रोत्साहित करना। अर्थात कहें कि देखो वो पढ़ने में तेज है तो तुम भी पढ़ने में बहुत तेज हो सकते हो, तुम भी मेहनत करो, ऐसे करो वैसे करो, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आपका ये चीज़ें बताई जाती हैं अध्यापकों के द्वारा। ठीक है, अब फॉर्मेटिव मूल्यांकन में होता है, श्रेणीगत होता है, जैसे फर्स्ट श्रेणी, सेकेंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, फोर्थ श्रेणी, ऐसे होता है। तो ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, ठीक। और एक और लिख लीजिए कि बच्चों को नकारात्मक टिप्पणियों से बचाना, नकारात्मक टिप्पणियों से बचाना या दूर रखना। अर्थात नकारात्मक जो होती हैं टिप्पणियाँ क्या होती हैं, बच्चे को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है या उसके क्या सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन अभिलेखीकरण। देखते हैं कि मूल्यांकन अभिलेखीकरण क्या होता है। आइए उसको भी देखते हैं। ठीक, इसको भी देख लेते हैं, मूल्यांकन अभिलेखीकरण को। मूल्यांकन अभिलेखीकरण, और यह अभिलेखीकरण होता क्या है, तो जो भी प्रगति स्कोर या बच्चे के बारे में जानकारी, जो भी शिक्षा के विद्यालय में शिक्षक को क्या होती है, प्राप्त होती है, उससे संबंधित सूचनाएं, वही क्या कहलाती हैं, क्रमबद्ध तरीके से वही क्या कहलाती हैं,
मूल्यांकन अभिलेखीकरण। यह मूल्यांकन अभिलेखीकरण जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है संचित अभिलेख। क्या होता है? संचित अभिलेख। दूसरा होता है परीक्षा अभिलेख। परीक्षा अभिलेख। ठीक। तीसरा होता है मासिक परीक्षा अभिलेख। ठीक। चौथा होता है वार्षिक परीक्षा अभिलेख। ठीक है, वार्षिक परीक्षा अभिलेख। और अगला होता है सतत परीक्षा पंजिका। सतत परीक्षा पंजिका। ठीक। और लास्ट वाला जो होता है वह होता है जन परीक्षा पंजिका। ठीक। ये इतने तरह के अभिलेख होते हैं। संचित अभिलेख क्या होते हैं? एक स्थान पर बच्चों के सभी अभिलेख एक स्थान पर रखना। ठीक। परीक्षा अभिलेख, परीक्षा से संबंधित प्रमाण पत्रों की सूचना। प्रमाण पत्रों की सूचना। ठीक। ये मासिक परीक्षा का हो जाएगा तो मासिक परीक्षा वाला, मासिक परीक्षा परिणामों की सूचना। ठीक है। और यह वार्षिक परीक्षा परिणामों की सूचना। ठीक है। सतत परीक्षा मतलब ऐसी परीक्षा पंजिका जो कभी भी काम दे सके, हमेशा उसमें उसका मूल्यांकन होता रहे। तो सदैव मूल्यांकन हेतु एक पंजिका। ठीक। सभी के लिए एक पंजिका, जिसको जन परीक्षा पंजिका कहते हैं। ठीक है। अभिलेखीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? अभिलेखीकरण के उद्देश्य लिख लीजिए इसको। अभिलेखीकरण के उद्देश्य, इसमें पहला क्या है? छात्रों के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। छात्रों के स्तर एवं क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। ठीक। अगला हो जाएगा आपका छात्रों की प्रगति अवनति की
जांच करना। ठीक है, यही तो है हमेशा ये अभिलेख रहेंगे तभी तो उसको देख के संबंधित सारे प्रमाण पत्रों को एक जगह सूचित किए रहेंगे या एक जगह इकट्ठा किए रहेंगे, तो उसमें देख के तुरंत सूचना प्राप्त कर लेंगे कि कौन सा बच्चा किस लेवल में कितना अंक पाया है या कितना ग्रेड पाया है। ठीक है, छात्रों की विविध परिस्थितियों में छात्रों के विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना, व्यवहार का आकलन करना। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता, रुचियों, ठीक है, रुचियों, योग्यताओं एवं अभिवृत्ति जानने में मदद करना। ठीक, ये किसका काम होता है? अभिलेख का काम होता है। ठीक है, अभिलेख का यह कार्य है इतना सब। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं छात्रों के उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता, रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना, रोजगार चयन में मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, अगला है उपलब्धि स्तर के बारे में, उपलब्धि स्तर के बारे में। ठीक है, उपलब्धि स्तर के बारे में शिक्षकों की मदद करना, शिक्षकों की मदद करना। ठीक है, यह चीज़ें हो गई, तो बताइए फट से मिटाएं यहीं पे, और एक और बता देते हैं आपको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि इसकी रूपरेखा कहाँ से तैयार हुई, क्या अभिलेखीकरण की। तो सर्वप्रथम जानते हैं एक बात कि सर्वप्रथम वर्ष 1928 में, सर्वप्रथम वर्ष 1928 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, एजुकेशन ने प्रयोग किया। ठीक है, दूसरी बात भारत में ध्यान दीजिएगा कि 1952 में, कब, अब 1952 का नाम आते समय भी एक व्यक्ति का नाम
आ गया होगा आपके दिमाग में, मुदालियर आयोग। कौन सा? मुदालियर आयोग। सबसे पहले संचयी अभिलेख को मुदालियर आयोग ने सबसे पहले संचयी अभिलेख को, ठीक है, संचयी अभिलेख को क्या किया था? तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, यह है आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको शैक्षिक मूल्यांकन संबंधी सारी चीज़ें एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जाने होंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में या अधिगम के क्षेत्र में बच्चों को किस प्रकार से चीज़ों को जाना जाता है और उनके समस्याओं का निराकरण किया हो जाता है। इसीलिए मूल्यांकन प्रक्रिया को आपके पाठ्यक्रम में, या कह सकते हैं कि बच्चों के वैल्यूएशन के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया, ताकि एक व्यवस्थित ढंग से उनके जांच की प्रक्रिया हो सके कि उनकी कितनी समझ आ गई, उनके अंदर सीखने का व्यवहार कितना आया, या बच्चा कोई कितना सीखा, किस मात्रा में सीखा और किस सब्जेक्ट में सीखा। ये सारी चीज़ें इसी से संभव हो सकती हैं और उसी के अनुसार उनकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाता है इसी के माध्यम से। तो आज के बेहतरीन सेशन में आप लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन को देखा और उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल जयकाव्य अकादमी को संपर्क करें और इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएँ और इसको सब्सक्राइब करवाएँ भी। जय हिंद, जय जयकाव्य अकादमी।